नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो कालों में वर्गित किया गया था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आज का ये वीडियो आधुनिक काल के भारतेंदु युग की व्याख्या पर आधारित है। इससे पहले की वीडियो में हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के वर्गीकरण को देखा था और उनकी समय सीमा देखी थी। उसमें उनसे संबंधित प्रमुख कवियों, उनकी रचनाओं को भी हमने जाना था और उन्हीं से संबंधित हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देखा था। तो चलिए आज की वीडियो जो कि भारतेंदु युग पर आधारित है, इसमें हम भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु जी के नाम पर क्यों पड़ा इसे देखेंगे और प्रमुख भारतेंदु युग के जो भी कवि रहे, उनकी रचनाएं थी, क्या इनकी प्रवृत्ति थी, भारतेंदु युग की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ थी, तो इसके बारे में हम इसमें व्याख्या में देखेंगे। तो आप भी एक पेन और नोटबुक के साथ तैयार रहिए और जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, इसका नामकरण और समय सीमा को हम इसमें देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ कालखंड को गद्य की प्रमुखता के कारण गद्य काल नाम दिया। तो शुक्ल जी का ये मानना था कि इस युग में बहुत ज़्यादा मात्रा में गद्य लिखा गया था, तो इसी की प्रमुखता के कारण इसका नाम उन्होंने गद्य काल दिया। इसकी जो समय सीमा उन्होंने मानी वो संवत 1900 विक्रमी से 1980 विक्रमी, अर्थात इसे अगर हम सन में देखें तो 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी स्वीकार की है। तो शुक्ल जी के अनुसार जो प्रमुख काल रहा आधुनिक काल, जिसे उन्होंने गद्य काल नाम दिया था, उसकी उन्होंने समय सीमा 1843 ईस्वी से 1923 स्वीकार की है। आधुनिक काल के लिए जो विभिन्न नाम दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने आधुनिक काल को अलग अलग नामों से ही पुकारा है। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया हुआ नाम है। दूसरा है आधुनिक काल को वर्तमान काल दिया है नाम, ये मिश्र बंधु जी द्वारा दिया है। तीसरा है आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त जी ने। इस काल को आधुनिक काल कहना अधिक उपयुक्त है। इस नामकरण में गद्य और पद्य दोनों प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। गद्य की अनेक विधाओं का विकास आधुनिक काल में ही हुआ था। वैसे तो आधुनिक काल में अधिकांश विधाएं गद्य में लिखी गई थी, लेकिन उसमें काव्य भी लिखा गया था, यानी कि पद्य भी लिखा गया था। तो गद्य और पद्य दोनों ही प्रवृत्तियों को देखते हुए इस काल का अधिकांश विद्वानों ने आधुनिक काल कहना इसमें समर्थन दिया है अपना, कि आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहना चाहिए। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। तो कब से इसका उद्भव और विकास हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी ने श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ ब्रज भाषा गद्य में लिखा था, जिसकी भाषा अपरिमार्जित एवं अव्यवस्थित है। इसके उपरांत वार्ता साहित्य की रचना गद्य में हुई। यद्यपि अब तक शताधिक वार्ता ग्रंथ प्राप्त हो चुके हैं, पर महत्वपूर्ण दो ही ग्रंथ हैं। तो गद्य कब से लिखा गया था? वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे गोसाई विट्ठलनाथ जी ने श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ इसकी शुरुआत की थी, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया था। पहला जो गद्य लिखा गया है, देखिए, 84 वैष्णवन की वार्ता, वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त इसमें दिया गया है। दूसरा है 252 वैष्णवन की वार्ता, इसमें गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि 84 वैष्णवन की वार्ता में किनके शिष्यों का वर्णन है? तो उसमें वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का और 252 में गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का। इन दोनों वार्ता ग्रंथ के रचयिता मूल रूप में वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोसाई गोकुलनाथ हैं।
खड़ी बोली गद्य की महत्वपूर्ण पुस्तक गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा है। इसकी रचना सम्राट अकबर के समय में हुई थी। सन 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक गद्य ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को ही प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की जिन महत्वपूर्ण कृतियों का उल्लेख अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है, उनका क्रमबद्ध विवरण इस प्रकार है। तो जो जो गद्य की कृतियाँ लिखी गई थी हिंदी साहित्य के इतिहास में, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है शुक्ल जी द्वारा। पहला है चंद छंद वर्णन की महिमा, ये लिखा है गंग कवि ने। दूसरा है भाषा योग वशिष्ठ, ये राम प्रसाद निरंजनी की है। तीसरा है पद्म पुराण का भाषानुवाद, ये पंडित दौलत राम जी ने किया है। चौथा सुख सागर, ये मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है। पांचवा है प्रेम सागर, जो कि लल्लू लाल जी द्वारा रचित है। छठा है नासिकेतोपाख्यान, ये सदल मिश्र की रचना है। सातवां है रानी केतकी की कहानी, जिसे उदय भानचरित भी बोला जाता है, ये इंशाअल्लाह खां की कृति है। तो ये रचनाएं और इनके रचनाकार भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने इन चारों लेखकों, जिनमें मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र और इंशाअल्लाह खां, इन सभी में मुंशी सदा सुखलाल को विशेष महत्व दिया है। इन चारों लेखकों का रचनाकाल मोटे तौर पर 1800 ईस्वी के आसपास है, अतः हिंदी गद्य का सूत्रपात भी 1800 ईस्वी के आसपास से समझना चाहिए। ईसाई धर्म प्रचारकों में से एक विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी और बंगला अनुवाद कराया। इनका गद्य सीधा और सरल है, चलती हुई भाषा का प्रयोग उसमें किया गया है। अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ में कचहरी की भाषा फारसी हो रही थी। कुछ प्रांतों में प्रांतीय भाषाएं अदालती कामकाज में प्रयुक्त होने लगी थी। कुछ प्रभावशाली मुसलमान जो मुस्लिम नेता थे, जिनमें सर सैयद अहमद खां, उन्होंने स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का विरोध किया था। तो स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का विरोध किसने किया था? सर सैयद अहमद खां ने। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद हिंदी के पक्षपाती थे तथा अंग्रेजों के वो कृपा पात्र भी थे। तो हिंदी की रक्षा के लिए उन्होंने महान कार्य किया तथा वे बराबर सर सैयद अहमद खां का विरोध करते रहे। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को स्थान देना पड़ा। ये बहुत ही दुखद हमारे लिए रही है चीज़ कि हमारे भारत देश में, जहाँ की मातृभाषा हमारी हिंदी ही है, और उसे स्वयं उसके ही देश में हिंदी को स्थान दिलाना पड़ा था। इसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने हिंदी को स्थान दिलाने के लिए कौन कौन सा काम किया था, यहाँ पर हम इसे देखेंगे। हिंदी उर्दू के इस संघर्ष काल में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के पक्षपाती बनकर सामने आए। शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर होने से पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसकी भाषा में उर्दू का पुट था। शिक्षा विभाग में मुसलमानों का दल अधिक शक्तिशाली था, अतः उन्होंने मध्यवर्ती मार्ग का अनुसरण करते हुए आप चलती हुई भाषा का समर्थन किया, जिसमें उर्दू के चलते हुए शब्दों का प्रयोग होता था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की लिखी पुस्तकें आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक, मानव धर्मसार, उपनिषद सार, भूगोल, हस्तामलक आदि इनकी रचनाएं हैं। राजा साहब ने अपनी प्रारंभिक पुस्तकों राजा भोज का सपना आदि में सरल हिंदी का प्रयोग किया। उसमें वह उर्दूपन नहीं है जो बाद की पुस्तक इतिहास तिमिरनाशक में दिखाई पड़ता है। यही नहीं, अपितु उनकी पुस्तक मानव धर्मसार में तो उन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया है। दूसरे थे राजा लक्ष्मण सिंह। तो उन्होंने क्या काम किया था? राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के रहने वाले थे। उन्होंने सन 1861 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला और 1862 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलन का
अनुवाद सरल एवं विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। तो अभिज्ञान शाकुंतल का जो अनुवाद था वो हिंदी में किसने किया था? वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। उन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए कहा है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत पद बहुत आते हैं और उर्दू में अरबी फारसी के। राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकॉर्ड बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस नाटक का परिचयात्मक विवरण देते हुए बहुत सुंदर लेख लिखा। पिनकॉर्ड साहब हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। हिंदी के रक्षकों में बाबू शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ साथ पंजाब के बाबू नवीन चंद्र राय भी शामिल थे। देखिए, उस समय जो भारतीय सांस्कृतिक जागरण चल रहा था और हिंदी की क्या दशा थी, तो इसे हम देखेंगे। अंग्रेजी पद्धति के स्कूल कॉलेजों की स्थापना तथा लॉर्ड मैकाले जैसे अंग्रेजी परस्त लोगों के कारण भारत में उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का बोलबाला प्रारंभ हो गया था। यानी कि हिंदी को बहुत ही हीन दशा से देखा जाता था उस समय। तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने भारतीय बुद्धिजीवों को भी सचेत किया और जन जागरण हेतु यहाँ कई संस्थाएं स्थापित की गई थी, जैसे ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे, जो कि 1828 ईस्वी में। दूसरा है प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन, इन्होंने इसकी स्थापना 1867 में की थी। तीसरा है रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना विवेकानंद ने सन 1897 में करी। चौथा है आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1867 ईस्वी में बम्बई में। पांचवा है थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसके जो संस्थापक थे वो मैडम ब्लाउटस्की थे, जो कि 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की एक शाखा 1882 ईस्वी में अडियार मद्रास में खोली गई। इस संस्था की इंग्लैंड शाखा से संबंध श्रीमती एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत आई और सोसाइटी के विकास में वो तन मन से जुट गई थी। आधुनिक काल को कई उपविभागों में भी विभक्त किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उन्होंने किस तरह से इसे बांटा है, देखिए। पहला है पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग कहा, और इसका समय उन्होंने रखा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का। दूसरा है जागरण सुधार काल, जिसे उन्होंने द्विवेदी युग नाम दिया और 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक इसका समय रखा। तीसरा है छायावादी युग, जो कि 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक इसका समय है। और चौथा है छायावादोत्तर काल, जिसे दो भागों में बांटा। पहला है प्रगति प्रयोग काल, इसका समय 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी, और दूसरा है नवलेखन काल, जो कि 1953 ईस्वी से अब तक माना गया है। उक्त वर्गीकरण काव्य की दृष्टि से है, ये केवल काव्य की दृष्टि से इसका वर्गीकरण किया गया है। गद्य में हुए विकास को अलग ढंग से समझाया जा सकता है। आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु काल कहना इसलिए उपयुक्त है क्योंकि यह नामकरण भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के महिमा मंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया है। तो आधुनिक काल में जो गद्य का विकास हुआ था उसके प्रथम चरण को उन्होंने भारतेंदु काल कहा, जिसमें कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व बहुत ही ऐसा प्रभावशाली था, जिसमें कि उनके नाम पर ही उस प्रथम चरण को भारतेंदु काल कहा गया है। और भारतेंदु जी का रचना काल है सन 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक ही, यानी कि ये केवल 35 वर्ष तक ही जीवित रहे। लेकिन इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को इतनी अच्छी रचनाएं दी हैं, इतने अच्छे उन्होंने कृतियां दी हैं कि इतने कम समय में भी वो इनकी जो कृतियां हैं वो अमर हो गई हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में संभाला था।
सरस्वती का जो प्रकाशन है वो सन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, अतः 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग कहना समीचीन है। तो यही सही है कि 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी, क्योंकि 1900 के बाद जो था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो सरस्वती पत्रिका का संपादन उन्होंने संभाला था, तो वहाँ से सन 1900 से 1903 से इसके आगे द्विवेदी युग के नाम से आधुनिक काल का जो दूसरा चरण है उसे पहचाना जाता है। भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। उनकी भाषा में न तो मुंशी सदा सुखलाल की भाषा का पंडिताऊपन है, न लल्लू लाल का ब्रज भाषापन। तो क्यों भारतेंदु जी ही इस प्रथम चरण के कवि कहलाए थे, जिनके नाम पर ये भारतेंदु युग का पहला चरण रखा था? क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो कैसी थी? वो न तो मुंशी सदा सुखलाल जी की जैसी, जिसमें पंडिताऊपन बहुत ही ज़्यादा जो कठिन शब्द होते हैं तो वो भी नहीं थे, और न लल्लू लाल जी की जैसे उन्होंने लल्लू लाल जी ने ज़्यादा ब्रज भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था, तो भारतेंदु जी ने ब्रज भाषा का भी ज़्यादा प्रयोग नहीं किया था। सदल मिश्र जी की भाषा में पूर्वीपन छलकता था, तो उनकी भाषा में ज़्यादा पूर्वीपन भी नहीं था। राजा शिव प्रसाद का जो उर्दूपन शब्दों तक ही सीमित नहीं था उनका, क्योंकि शिव प्रसाद जी ने अपने शब्दों में ज़्यादा उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया था, तो वो भी भारतेंदु जी की भाषा में नहीं दिखता है। वाक्य विन्यास में भी व्याप्त था। तो दूसरी ओर राजा लक्ष्मण सिंह की जो भाषा है वो विशुद्ध एवं मधुर होते हुए भी आगरा की बोली का पुट लिए हुए थी। तो लक्ष्मण सिंह की भाषा में भी ज़्यादा क्या था, आगरा की बोली झलकती थी। भारतेंदु जी ने भाषा संस्कार करते हुए इन सभी दोषों से यथासंभव अपनी भाषा को मुक्त रखा। तो भारतेंदु जी ने सारी जगह की भाषा में जो भी दोष वगैरह थे उन दोषों से अपनी भाषा को दूर रखा, और अपनी भाषा को उन्होंने परिष्कृत और परिमार्जित किया था। उन्होंने न केवल गद्य की भाषा का संस्कार किया, अपितु पद्य की ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया था। तो उन्होंने अपनी भाषा को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से अपनी रचनाओं में प्रयोग किया था। तो इसीलिए इसमें भारतेंदु जी का नाम इस प्रथम चरण में उन्हीं के नाम पर इस युग का नाम रखा है। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु के इस योगदान पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए थे। भारतेंदु जी की मजी हुई परिष्कृत भाषा को सामने लाए जो हिंदी भाषी जनता की बोली थी। अतः भाषा का जो विवाद उनसे पहले चल रहा था वह बहुत कुछ सुलझ गया था। तो भारतेंदु जी ने हमारी हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा काम किया था। इसके लिए हमारा हिंदी साहित्य हमेशा भारतेंदु जी का आभारी रहेगा। भारतेंदु मंडल के जो साहित्यकार थे वो कौन कौन थे? भारतेंदु जी ने यद्यपि 35 वर्ष की अल्प आयु ही प्राप्त की थी, किंतु इस अल्पकाल में ही उनके बीच लेखकों का एक अच्छा खासा मंडल तैयार हो गया था, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधाचरण गोस्वामी के नाम लिए जा सकते हैं। तो भारतेंदु मंडल के ये प्रमुख कवि रहे थे। इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि भारतेंदु मंडल में कौन कौन से कवि थे, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। भारतेंदु जी की शैली के दो रूप हैं, एक भावावेश शैली, दूसरा है तथ्य निरूपण शैली। इसमें से प्रथम शैली में लिखे गए वाक्य छोटे छोटे हैं, भाषा सरल एवं बोलचाल की है। तथ्य निरूपण शैली के अंतर्गत संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। भारतेंदु जी के समकालीन सभी लेखकों में एक सामान्य गुण है और वह है सजीवता और जिंदादिली। सभी लेखकों में हास्य विनोद का भी पुट रहा है।
भारतीय संस्कृति का उद्घोष इन सब लेखकों की कृतियों में है। भारतेंदु युग में गद्य का प्रारंभ भी नाटकों से हुआ। भारतेंदु जी ने बंगला के नाटक श्याम सुंदर, विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया है। नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने का काम भी पहले पहल भारतेंदु मंडल के लेखकों ने ही किया था। यही नहीं, ये लोग स्वयं भी नाटकों में अभिनय करते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया। तो भारतेंदु जी ने किस में अभिनय किया था? जानकी मंगल नाटक में, जो कि पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का है। और इसे देखने के लिए स्वयं काशी नरेश महाराज ईश्वरी नारायण सिंह पधारे थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने एक नाटक में अभिनय करने के लिए मूंछ मुड़वा लेने की आज्ञा अपने पिता से मांगी थी। इस काल में अनेक अच्छे निबंधकार भी हुए जिन्होंने विविध विषयों पर निबंध लिखे। राजनीति, समाज, देश, ऋतु, पर्व, त्योहार, जीवन चरित्र तथा अनेक जो अन्य विषयों पर इस काल में निबंध लिखे गए थे। बंग भाषा के अनुकरण पर हिंदी में उपन्यासों की ओर झुकाव बढ़ रहा था। हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है परीक्षा गुरु। इसके उपरांत राधा कृष्ण दास ने निसहाय हिंदू और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यासों की रचना की। इस काल में उपन्यासों के अनुवाद की परंपरा भी चल रही थी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी बंगला उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में किए हैं। तो आप इनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी नोट करते रहिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की जो पत्रिकाएं उस समय चली हुई थी, तो उन्हें भी यहाँ पे हम देखेंगे। भारतेंदु काल के अधिकांश लेखक यशस्वी पत्रकार भी थे। इस काल की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं एवं उनके संपादकों के नाम इस प्रकार हैं, और इससे संबंधित ये प्रश्न भी बनते हैं, तो आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा कि सदादर्श ये किसने निकाली थी? लाला श्रीनिवास दास ने दिल्ली से। दूसरी है हिंदी दीप्ति प्रकाश पत्रिका, कार्तिक प्रसाद खत्री जी ने कोलकाता से निकाला था ये। चौथा है भारत बंधु, इसके है तोताराम, ये अलीगढ़ से निकली थी पत्रिका। पांचवी है भारत मित्र, ये रुद्रदत्त जी ने कोलकाता से निकाला था। हिंदी प्रदीप, इसके संपादक रहे हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट, जो कि प्रयाग से। सार सुधा निधि, इसके हैं सदानंद मिश्र, कोलकाता से निकली ये पत्रिका। आनंद कादम्बिनी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घर, जो कि मिर्ज़ापुर से निकाली गई थी। ब्राह्मण पत्रिका, प्रताप नारायण मिश्र ने इसे संपादित किया था और ये कानपुर से हुई थी। भारतेंदु, ये पत्रिका राधाचरण गोस्वामी जी ने वृंदावन से निकाली थी। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका भारतेंदु जी ने सन 1868 ईस्वी में निकालनी प्रारंभ की। इसके 5 वर्ष उपरांत 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट्स निकले हुए हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। आचार्य शुक्ल का मत है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। इस पत्रिका में भारतेंदु जी स्वयं भी लिखते थे और भी बहुत सारे लेखकों की रचनाएं इसमें छपती थी। सन 1874 में भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा के लिए बाल बोधिनी पत्रिका निकाली थी। तो बाल बोधिनी पत्रिका कब निकाली गई? सन 1874 में भारतेंदु जी द्वारा। इस प्रकार कुल मिलाकर इन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली थी। भारतेंदु युग जो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया, तो हम थोड़ा सा उनका जीवन परिचय भी देख लेते हैं। इनका जो समय है वो 1850 में इनका जन्म और 1885 में मृत्यु थी। तो केवल 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इतने अल्पकाल में ही इस महान साधक ने माँ भारती के भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि की। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र भी अच्छे कवि थे और गिरधर दास नाम से कविता करते थे। भारतेंदु जी के काव्य गुरु पंडित लोकनाथ थे। यहाँ पर इनकी कुछ प्रमुख जो कृतियाँ हैं उनका विवरण भी है। इनके मौलिक नाटक देखिए क्या रहे: वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली नाटिका, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप,
जो कि अधूरा रहा था। दूसरा देखिए इनका अनुदित नाटक कौन कौन से थे। विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, दुर्लभ बंधु और रत्नावली। इनकी जो काव्य कृतियां हैं वो देखिए, प्रेमाशु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सतसई सिंगार, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित, तन्मय लीला, दान लीला, प्रबोधिनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, रामलीला। ये इनकी काव्य कृतियाँ रही थी। इनमें से आप नोट करते रहिएगा। इन्होंने कुछ प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखे जिनमें हमीर हट, रामलीला, सुलोचना, शीलवती, सावित्री चरित्र। निबंध में सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जयदेव, बंग भाषा की कविता। तो ये इनके निबंध थे। इतिहास ग्रंथ में इनके कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण। तो ये इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं। भारतेंदु युगीन जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला है नव जागरण की भावना। इस युग में लोगों में नई सोच, नए विचार और समाज को आगे बढ़ाने की इच्छा पैदा हुई थी। दूसरी इसकी प्रवृत्ति क्या रही थी, राष्ट्रीयता की भावना। विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युगीन कवियों ने किया है। राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तम भारत देश, राधा कृष्णदास की कविता भारत बारहमासा और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कविता धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी इसी भावना से ओतप्रोत है। भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्र अंकित किया है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के शोषण पर व्यंग्य भी किया है। तीसरा देखिए खड़ी बोली का विकास। इस युग में खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में मजबूती मिली। गद्य और कविता दोनों में खड़ी बोली का उपयोग बढ़ा था। चौथा है गद्य का विकास। निबंध, नाटक, लेख, कहानी, यात्रा वृत्तांत आदि गद्य विधाओं का विकास हुआ। भाषागत सरलता और स्पष्टता पर जोर दिया गया था। पांचवा है वास्तविकता और सामाजिक चेतना। समाज की समस्याओं, कुरीतियों और बुराइयों को सीधे रूप में यहाँ इसमें उठाया गया था। छठा है नाटक और पत्रकारिता का उभार। इस युग में नाटक लेखन और मंचन का विकास हुआ, साथ ही हिंदी पत्रकारिता का भी तेजी से विस्तार हुआ था। सातवां है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। उनके नेतृत्व में हिंदी साहित्य में नई दिशा और गति पाई थी। आठवां भारतीय संस्कृति और इतिहास का गौरव। साहित्य में भारतीय संस्कृति, भाषा और इतिहास के प्रति सम्मान और गौरव की भावना दिखाई देती है। नवा देखिए इसकी जो प्रवृत्ति रही प्रमुख रूप से समस्या पूर्ति। भारतेंदु काल के कवि समस्या पूर्ति के रूप में भी काव्य रचना करते थे। कोई एक पंक्ति या पद्यांश समस्या के रूप में दिया जाता था और कवि जन विलक्षण कल्पनाएं करते हुए उस समस्या की पूर्ति हेतु काव्य रचना करते थे। समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम यह था कि दी गई पंक्ति छंद या कविता के अंत में ही आनी चाहिए। समस्या पूर्ति की यह परंपरा कवियों की प्रतिभा को परखने एवं उनके रचना कौशल की था पाने की कसौटी समझी जाती थी। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही। तो ये थी भारतेंदु युग की। अगली जो प्रवृत्ति थी भारतेंदु युग की वो हास्य व्यंग्य की प्रधानता। इस काल के कवियों ने हास्य व्यंग्य परक रचनाओं के महत्व को समझते हुए इनके माध्यम से अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर करारी चोट की। 11वां है समाज की दुर्दशा का चित्रण। रीतिकाल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी।
किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथातथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई। आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएं लिखी गईं। सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को काव्य विषय बनाया गया था और सामाजिक कुरीतियों, छल कपट एवं पाखंड का खंडन करने में इन कवियों ने बढ़ चढ़कर योगदान किया। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का चित्रण इन पंक्तियों में किया है। रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो उस समय भारत की जो दुर्दशा थी वो बहुत ही ज़्यादा, अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी भारत की जो स्थिति थी। तो इन भारतेंदु युग के कवियों ने भारत की जो भी परेशानियां थी, कुरीतियां थी, छल कपट पाखंड, उन सब का वर्णन अपनी रचनाओं में किया, जिससे समाज में जागृति फैल सके और इन अत्याचारों से मुक्ति मिल सके। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले साहबों पर व्यंग्य करते हुए लिखा, चूसहूँ चुरूट लाख पर लागत पान बिना मुहसून, अक्षर चारि पढ़े अंग्रेजी बन गए अफलातून। तो इस तरह से उनके ऊपर व्यंग्य भी करते थे अपनी रचनाओं के द्वारा। भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं उनकी कृतियों को हम एक बार इसमें देख लेंगे। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की जो कृतियां हैं वो 70 काव्य कृतियां भारतेंदु ग्रंथावली में संकलित हैं और इनमें देखिए प्रमुख हैं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीत। इनकी कुछ रचनाएं मैंने ऊपर भी लिखी थी तो आप उसमें से भी नोट कर सकते हैं। दूसरे हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जिनका जन्म है 1855, मृत्यु है 1923 और इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रेमघन सर्वस्व में संकलित हैं। इसमें कौन कौन सी संकलित हैं? जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षोदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, साहित्य लहरी, ब्रजचंद, पंचक। तीसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचनाएं देखिए प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास। तो इसमें से प्रेम पुष्पावली ये पूछी जाती है। अगले हैं जग मोहन सिंह, इनकी है प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, ऋतु संहार, मेघदूत। 5वें नंबर के हैं जो प्रमुख कवि अंबिका दत्त व्यास जी, पावस पचासा, सुरवि सतसई, हो होरी, बिहारी विहार। अगले हैं राधा कृष्णदास, इनकी है राधा कृष्ण ग्रंथावली में रचनाओं का संकलन है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? भारत 12 मासा, देश दशा, रहीम के दोहों पर, कुंडलियों की रचनाएं इन्होंने की थी। 7वां देखिए नवनीत चतुर्वेदी, इनकी प्रमुख रूप से जो रचना है वो कुब्जा पचीसी है। भारतेंदु युग के कवियों ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से निकालकर सामयिक समस्याओं से जोड़ दिया। विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन भी उन्होंने किया, भले ही वह दबी जबान से किया हो। भारतेंदु के रूप में एक सबल साहित्यकार हिंदी को प्राप्त हुआ। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं। राष्ट्र और समाज को उद्बोधन देते हुए उन्होंने कवि कर्तव्य का बखूबी पालन किया, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग की व्याख्या को देखा था। इससे आगे की वीडियो में मैं इसी से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आऊँगी और उसके बाद हम द्विवेदी युग की व्याख्या देखेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरी उन वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।